हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स बुक का चैप्टर 5 जिसका नेम है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 5 है ये, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके पहले हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, वो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होगा। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे ही हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे और पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है या फिर क्या क्या पॉलिसी निकाली जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या ज़रूरी होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। कोई एक आदमी के कह देने से डिसीजन नहीं लिया जाता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग है कि अ गवर्नमेंट ऑर्डर, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए पहले एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ के किसी और बहुत पिछले टाइम की स्टोरी है, इसको पढ़ के हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग डिसीज़न नहीं लेते हैं या फिर इस तरह से लेते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑन अगस्त 13, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 13 अगस्त को 1990 में गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट ने एक इशू ऑर्डर दिया था, जिसको नाम दे दिया गया ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर था 13 अगस्त 1990 का, जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाने लगा। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट OM नंबर, यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 360/12/31/90 EST SCT डेटेड 13 अगस्त 1990। ये ऑफिस मेमोरेंडम एक नोटिस की तरह थी। ठीक है, नीचे आपको फोटो दी गई है, यही है ऑफिस मेमोरेंडम नोटिस। तो इसमें देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। OM नंबर मतलब क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। इस तरह से कुछ सीक्वेंस था उस ऑफिस मेमोरेंडम का। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो डेट है और ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है। उस ऑर्डर फिर क्या होता है कि द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। ऑफिस मेमोरेंडम का जो नोटिस थी एक पेज पे लिखी गई थी, उस पेज पे साइन कौन करता है, जो कि पब्लिक ग्रीवांसेस या फिर पर्सनल मिनिस्टर रहते हैं, उसके एक सेक्रेटरी एक साइन कर देते हैं उस पेज पे जहाँ पे गवर्नमेंट का ऑर्डर लिखा गया होता है, उस पे सेक्रेटरी साइन कर देते हैं। आगे कि इट वॉज क्विट शॉर्ट बेयरली 1 पेज, ये नोटिस 1 पेज की होती है, छोटी नोटिस होती है। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू हैव मे हैव सीन इन स्कूल। ये बिल्कुल उसी नोटिस की तरह थी जैसे आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे कि चिपकी रहती है, नोटिस पेस्ट रहती है कि हाँ 25 से एग्ज़ाम हेल्ड होगा, ऐसा कुछ नोटिस एक पेज पे करके पेस्ट किया गया था। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। गवर्नमेंट के इशू की कोई तो भाई रुकावट है नहीं, कोई गवर्नमेंट को रोक नहीं सकता है, इसलिए वो 100 से एबव तक एक दिन में इशू पास करते थे या फिर कर सकते थे, इशू यानी ऑर्डर दे सकते थे वो। लेकिन बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ सेवरल ईयर्स। लेकिन ये जो इस बार की जो ऑर्डर था, यानी जो ऑफिस मेमोरेंडम ऑर्डर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर निकल गया और सेवरल ईयर्स तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक इस बात पर डिस्कस भी चली। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। अब हम पढ़ेंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है या फिर कैसे कैसे लोग
ज़रूरी होते हैं, उस डिसीज़न लेने में कौन कौन लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। देखिए ये है आपकी कंट्री वो ऑफिस मेमोरेंडम पेज है, नोटिस, आप उसे देख सकते हैं। आगे है कि दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। It said that 27% of vacancies in civil post and service under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, यानी SCBC। SCBC का मतलब कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इसमें बोला गया है कि इस ऑफिस मेमोरेंडम, अब तक तो हमने पढ़ा कि ऑर्डर दे दिए, गवर्नमेंट एक ऑर्डर दिया। अब ये देखिए कि उस ऑर्डर में क्या था। इट सेड दैट, यानी वो ऑफिस मेमोरेंडम यानी वो नोटिस कहती है कि वैकेंसीज, कोई भी अगर नौकरी निकल रही है, कोई भी अगर सिविल पोस्ट निकल रही है, तो 27% मौका उन लोगों को दिया जाएगा जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स कि अगर कोई भी नौकरी का अगर 50 सीट निकल रही है, तो 50 का अगर हम 27% करते हैं तो 27% सीट जो पढ़ाई में और सामाजिक रूप से जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो आदमी पीछे रह गए हैं, छोटे छोटे कास्ट के हैं, उन्हें मौका मिलेगा। उस नोटिस में यही लिखा हुआ था। SCBC मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कि छोटी जाति के थे, जो कि छोटी कास्ट के थे, उन्हें बैकवर्ड माना गया, यानी पीछे माना गया। The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes। पहले क्या होता था कि जितनी भी नौकरियां जॉब निकल के आते थे वो सिर्फ बड़े बड़े कास्ट के लिए होते थे, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले ही सिर्फ नौकरी कर पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SCBC। अब SCBC भी एक कैटेगरी निकल गई है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन्हें भी अब मौका मिलेगा। इलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब, मतलब जो बैकवर्ड है वही इस कोटा के लिए मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, उन्हीं लोगों को ये मौका मिलेगा। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब, और कोई मतलब जो बड़े जाति के लोग हैं वो लोग इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब तक तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ें, तो इससे ये पता चला कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या था, उस ऑफिस मेमोरेंडम में गया था, यानी वो पास कैसे की गई। और अभी तो ये नहीं पढ़े कि पास कैसे की गई, बस इतना देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया था और जॉइंट सेक्रेटरी ने उस पर साइन कर दिया था। क्या इतना करने से क्या ये हो चुका, ऑर्डर पास हो चुका? नहीं। आगे क्या होता है कि द डिसीजन मेकर्स, मेकर नहीं मेकर्स, इस डिसीजन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए बहुत से आदमियों को काम करना पड़ा। वो क्या काम था, वो कौन कौन आदमी थे, वो पढ़ेंगे। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, कौन डिसाइड किया कि ये मेमोरेंडम सही है या फिर ये 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड लोगों को मिलना चाहिए, ये कौन बोला? सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन किसी एक छोटे पर्सन के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि सेक्रेटरी जो कि उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए थे, ऐसे ही नहीं कोई नियम बन जाएगा। द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। बोला गया कि जो सेक्रेटरी जो किए थे वो तो एक छोटा सा उनका बस वो नोटिस पे बस वो साइन कर दिए थे, उससे कुछ नहीं हुआ। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country। बोला जा रहा है कि हम ये मान सकते हैं कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें बहुत सारे फंक्शनरीज की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई भी एक छोटे से नियम को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अभी आप देखेंगे कि किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम। कुछ लोगों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इन सब की आइडिया आप लोगों के पास होगी। लेट अस गो ओवर सम द मेन पॉइंट दैट कवर्ड देम। पहला क्या है कि प्रेसिडेंट, इस डिसीजन को लेने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं वो लिखा गया है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री।
पूरे कंट्री की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, यानी वो हेड होता है, कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट। और फिर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर, ये सारे गवर्नमेंटल पावर को रन कराता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, ये बहुत सारे कैबिनेट मीटिंग मतलब बैठा सकता है, मीटिंग बैठा सकता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे दिया गया है कि पावर इन लोगों का क्या है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे है कि पार्लियामेंट से मतलब कंसिस्ट है, 2 हाउस हैं उसमें, पार्लियामेंट में एक लोकसभा एक राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, प्राइम मिनिस्टर ही लोकसभा के मेंबर को सपोर्ट करते हैं। आगे कि सो वर ऑल दीज वर इन्वॉल्व इन दीज डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए पहली बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में लोकसभा रहती है और इसीलिए लोकसभा ऑफिस मेमोरेंडम के भी दौरान उसमें काम कर रही थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कलिमिनेशन ऑफ इवेंट्स, ये ऑफिस मेमोरेंडम की बात इतनी मतलब लंबी चली गई, एक लॉन्ग चेन बन गई, इवेंट्स की लॉन्ग चेन बन गई, यानी इस बात पे सालों सालों चर्चा चलती रही थी इसको लॉ बनाने के लिए बस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, बैकवर्ड क्लासेस यानी जो पिछड़ी जाति के हैं, जो पढ़ाई लिखाई में और सामाजिक रूप से जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए एक कमीशन बनाती है, यानी एक ग्रुप बनाती है जिसका नेम रहता है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रहती है, फर्स्ट बैकवर्ड कोई और बना रहता है, कोई और पार्टी बनी रहती है। 1979 में इसे बनाया जाता है। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल, यानी इस ग्रुप को बीपी मंडल हेड करते हैं, चलाते हैं। हैंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, यानी इस कमीशन यानी इस ग्रुप के लीडर बीपी मंडल रहते हैं, बीपी मंडल के नाम पे इस ग्रुप का नाम मंडल कमीशन पड़ जाता है। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू identify the socially and educationally backward classes in India and recommend step to be taken for their advancement। अब इसके बाद क्या हुआ, हर लोगों को पता चल गया कि हाँ कोई लॉ आने वाला है या फिर कोई भी कानून नियम बनने वाला है हमारे इंडिया में। फिर क्या करना था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना था। उन्हें आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन लोग हैं जो कि सामाजिक और शिक्षा के रूप में लोग पीछे रह गए हैं, उसे आइडेंटिफाई करना था और उनके लिए कुछ एडवांसमेंट यानी एडवांस स्टेप लेना था। अब गवर्नमेंट का बस यही काम रह गया था कि लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको एडवांस में ट्रीट किया जाए। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मेनी रिकमेंडेशन। वन ऑफ दिस वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब बी रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बोला जा रहा है कि जो उस टाइम की जो 1980 में ये कमीशन मतलब बन रहा था, इस कमीशन के बारे में चर्चा हो रही थी, मंडल कमीशन के बारे में, और इसमें ये लिखा गया कि यानी बताया गया, समझ लीजिए बताया गया था कि मंडल कमीशन जब ग्रुप बन गई उसमें ये कहा गया कि 27% वैकेंसीज सिर्फ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिलेंगी। इतना बात समझ में आया, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मेन स्टोरी तो भी आगे से शुरू होगी, मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं ये हमें हमारे मन में एक आइडिया आ जाए, इसलिए ये पुरानी बातें दी गई हैं। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। इस रिकमेंडेशन यानी इस आदेश को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फॉर सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशंस। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी पार्लियामेंट के लोग थे, पार्टीज थी, वो लोग क्या मांगे करने लगी कि कमीशन के जो आदेश हैं, जो मंडल कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन हैं, उन्हें आप लोग जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाइए। कहने का मतलब लागू कीजिए। ये कौन कहने लगा? पार्लियामेंट के लोग कहने लगे, पार्टी के नेता लोग कहने लगे कि इसे इंडिया में अब सामने ला दिया जाए। ये बात सही है कि हाँ 27% लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा कौन कहने लगा? पार्लियामेंट्रियंस और पार्टीज के लोग। देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन ऑफ 1789। उसके बाद क्या होता है कि
1989 में लोकसभा इलेक्शन होता है। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल promised that if voted to power it would implement the मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे लोग, पार्लियामेंट के लोग, पार्टीज के लोग, फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा समझ करके पीछे वाली चीज़ों को आगे से कनेक्ट करना सीखिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पहले तो आपको पता है कि क्या उस ऑफिस मेमोरेंडम यानी उस नोटिस में क्या लिखा था। 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। उसी 27% रिजर्वेशन की बात को सारे नेता चाह रहे हैं कि ये आदेश लागू हो जाए। अभी बस आदेश किया गया था ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि लोकसभा इलेक्शन होता है 1918 में। मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। मैनिफेस्टो मतलब जैसे कि कोई भी नेता अगर लड़ रहे हैं तो अपनी अपनी प्रॉमिस करते हैं कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा, मुझे आप लोग जिताएंगे तो मैं किसानों का कर्ज माफ़ करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में दूंगा। तो ये सब क्या है, उन लोगों के मैनिफेस्टो हैं, यानी उन लोगों के कही गई बात है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। और इसीलिए बताया गया है कि द जनता दल प्रॉमिस्ड दैट, जनता दल का ये मैनिफेस्टो रहता है, यानी वो प्रॉमिस करती है लोगों से कि इफ़ वोटेड टू पावर, अगर वो पावर में आती है, इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन। जनता दल ये कहती है कि अगर वो पावर में आ जाएगी, जनता दल पार्टी अगर जीत जाएगी, तो वो मंडल कमीशन के द्वारा दिए गए आदेश को इस इंडिया में लागू करके रहेगी, ऐसा जनता दल वाले बोलते हैं। फिर क्या होता है कि द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। जनता दल जीत जाती है, इलेक्शन में जीत जाती थी, उस टाइम जीत गई। इट लीडर वीपी सिंह विद द बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। जनता दल पार्टी के जो लीडर बने थे उस टाइम वो वीपी सिंह बने, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बन गए। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपमेंट भी आने लगी, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है उसे पूरा भी तो करना पड़ेगा, तो बहुत सारी डेवलपमेंट भी आने लगी। आगे क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the मंडल कमीशन। प्रेसिडेंट क्या किए कि मतलब ये एड्रेस कर दिए, यानी बता दिए पार्लियामेंट में कि हाँ ये गवर्नमेंट कुछ मंडल कमीशन के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन, यानी मंडल कमीशन में जो भी रिकमेंडेशन आया है 27% रिजर्वेशन का, वो लागू होने वाला है। ऐसी बात प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बता दिया। अब देखिए आप पिछली चीज़ों को कनेक्ट कीजिए और आप समझिए, आपको अब इतनी आइडिया मिल जानी चाहिए फ्रेंड्स कि कोई भी नियम पास होगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट से ज़रूर सहमति मांगेगा, अकेले नहीं कोई काम करेगा। फिर क्या होता है कि 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। मतलब ये बात यूनियन कैबिनेट में पता चलती है, यूनियन कैबिनेट भी अपनी सोचेंगे और अपना सहमति पत्र देंगे ऐसे। फिर है कि नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह क्या करते हैं, अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये घोषणा कर देते हैं कि कुछ दिन बाद मंडल कमीशन के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फिर ये बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेक्रेटरी के पास जाती है, कैबिनेट के पास जाती है, फिर सीनियर ऑफिसर्स के पास जाती है। लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल। हर लोगों के पास मतलब ये फाइल जाती है, जैसे कैबिनेट के पास, मिनिस्टर के पास, सीनियर ऑफिसर के पास जाती है कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं या फिर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं। सबके पास फाइल पहुंचती है। फिर क्या होता है कि एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दिस वॉज हाउ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 30 अगस्त 1990 में क्या होता है कि इस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सबका जो जो रोल प्ले किया जाता है वो बताया गया है यहाँ पे कि हर एक मिनिस्टर्स के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑफिसर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है एक रूल को
मतलब एक रूल को लाने के लिए। फिर क्या होता है कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद ये बात फैल जाती है और क्या होता है कि दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इन द कंट्री। पूरे कंट्री में इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगती है कि हाँ 27% वैकेंसीज अब बैकवर्ड लोगों को मिलेगी। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में पब्लिश होने लगता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑफ दिस इशू। न्यूज़पेपर में सबके अलग अलग व्यूज़ आने लगते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग अगेंस्ट थे, तो वो व्यूज़ आने लगते हैं न्यूज़पेपर में। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। कुछ लोग कह रहे थे कि गलत है भाई, 27% रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पीपल बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई मार झगड़ा की भी पोजीशन आ चुकी थी, क्योंकि 1000 की जो जॉब थी, 1000 और नंबर ऑफ 1000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो कई लोगों के हाथ से निकल रही थी। कहने का मतलब अगर 100 सीट है तो 100 तो सारे बड़े जाति को मिल रहा था, अब इसमें से कुछ बट के छोटे जाति के लोगों को मिल जाएगा, तो बड़े कास्ट वालों को थोड़ा सा घाटा तो हो ही रहा है, इसीलिए वो लोग गुस्से में थे। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्टेज इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशंस। कुछ लोग सोच रहे थे कि जॉब रिजर्वेशन आ जाएगा तो हमारे जो इंडिया है उसमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। भाई ये बात तो सही है कि सब लोग इक्वल कमाए, मतलब सही से कमाए खाएंगे तो इनइक्वालिटी भी तो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग ये सोच रहे थे। दे फेल्ट, वे महसूस कर रहे थे कि दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटीज टू दोज कम्युनिटीज हु सो फर हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई ये अच्छा है, ये तो अच्छा है कि गवर्नमेंट कुछ तो मौका दे रही है गरीबों को आगे बढ़ने के लिए या फिर बैकवर्ड लोगों को आगे बढ़ने के लिए। गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयमेंट है, बैकवर्ड लोगों को एक नौकरी दे रही है, 27% पाने का अवसर दे रही है गवर्नमेंट। और कुछ लोग क्या सोचते थे कि दिस वॉज अनफेयर एज इफ वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। अब जो बिग कास्ट के थे, जो मतलब बैकवर्ड नहीं थे, वो कह रहे थे कि हमारे देश में इक्वालिटी को लोग नीचे कर रहे हैं, यानी इनइक्वालिटी ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग उन लोगों को 27% रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे। बड़े कास्ट वाले ऐसा कहने लगे। दिस वुड बी डिनाइड जॉब एवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो मोर क्वालिफाइड है, यानी हम लोग ज़्यादा मतलब उतना किए हैं कि भाई हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा बड़े घर के लोग कहने लगे, यानी बड़ी कास्ट के लोग कहने लगे, जिसे इस रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं था। वो लोग गुस्से में थे। कुछ लोग सोचते थे कि दिस वुड परपेट्युएटेड कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये डिसीजन अच्छा था या ख़राब था। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. मैंने आपको बताया ना शुरू में कि ये स्टोरी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि किसी भी लॉ को लाने के लिए कितनी बड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोग उसमें मिल के काम करते हैं, ये आपको एक आइडिया मिल जाए, इसलिए ये आपको स्टोरी बताई गई थी। लेकिन जी हाँ, स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के ही बारे में है। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी भाई 27% रिजर्वेशन के लिए, बड़े कास्ट वाले लड़ाई कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, छोटे कास्ट वाले हैप्पी थे। लास्ट में इस डिस्प्यूट को कौन मतलब सुलझाता है लास्ट में? यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बड़ी कोर्ट है, इसलिए यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिल करके इस डिस्प्यूट को संभालते हैं। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। कुछ लोग तो केस फाइल कर दिए, यानी कुछ लोग केस कर दिए कि भाई ये गलत है, होना नहीं चाहिए। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट इम्प्लीमेंटेशन।
कुछ लोग तो केस कर दिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए कि ये जो रिजर्वेशन की सुविधा लाई जा रही है क्या ये सही है, वैलिड है या इनवैलिड है। अगर ये सुविधा गलत है, अगर ये कानून गलत है तो इस चीज़ को अभी से अभी रोका जाए, इसलिए लोग केस करने लगे। फिर क्या हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दिस केस टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट क्या की कि ऐसे सभी केसेस को एक साथ की और उस केसेस को नाम दे दी जो कि रिलेटेड टू 27% रिजर्वेशन के थे। उस केसेस को एक नाम दी कि इंदिरा साहनी एंड अदर वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इतनी बड़ी केस का नाम हो गया, जितने भी आदमी केस किए थे ना, सब केस को एक में मिला करके उस केस को ये नाम दे दिया गया, ये केस का नाम है। फिर क्या हुआ कि 11 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर आर्गूमेंट ऑफ बोथ साइड। 11 जज बैठ के, सुप्रीम कोर्ट के 11 जज बैठे और बोथ साइड, दोनों साइड के आर्गूमेंट को सुनते हैं। यानी बड़े कास्ट वाले क्या कहना चाह रहे हैं, छोटी कास्ट वाले क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ को सुनते हैं 11 जज बैठ के। लास्ट में क्या होता है कि बाई ए मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट कह देती है, सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जो भी ये सरकार द्वारा कानून बनाया जा रहा है वो वैलिड है, यानी वो सही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जो काम हो रहा है रिजर्वेशन का वो होगा और ये काम सही है। At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its ओरिजिनल ऑर्डर। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो अपना काम करती रहे, इसमें कोई भी इनवैलिडिटी नहीं है। It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एडिट किया, उस लॉ में ये भी एडिट किया कि बैकवर्ड क्लासेस में कुछ लोग अच्छे पर्सन भी हैं जो कि अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, वो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं लेकिन वो सही है भाई, तो उन लोगों को ऐसे बेनिफिट से बाहर किया जाएगा, यानी उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा जो कि ओबीसी ग्रुप में है भी और उनकी कमाई धमाई अच्छी है, उन्हें इस चीज़ का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 8, 1993. अब फिर क्या हुआ कि देखिए, पहले तो ऑफिस मेमोरेंडम में ये लिखा गया था कि 27% एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर दी, कौन, सुप्रीम कोर्ट ने एडिट किया कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेस में हैं और कमा खा रहे हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना ऑफिस मेमोरेंडम में, फिर उस ऑफिस मेमोरेंडम को फाड़ करके यानी उसमें एडिट कर करके किए जाने के बाद 8 सितंबर 1993 को ऑफिस मेमोरेंडम बढ़िया सा बनाया जाता है, न्यू बनाया जाता है, ताकि इसमें ये एडिटेशन आ सके। फिर द डिस्प्यूट दस केम टू एन फॉलोड सिंस देम। इसके बाद ये पॉलिसी, ये जो डिस्प्यूट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये नियम हमारे मतलब वहाँ पे ला दिए जाते हैं, इंडिया में उस टाइम ला दिए जाते हैं। इसके आगे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यानी फिर हम चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ें ये तो मान लीजिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, हाँ, मतलब बुक में ही लिखा था वही इंट्रोडक्शन था। इसमें ये बताया गया है कि कितना बड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ता है किसी भी ऑर्डर को लॉ में चेंज करने के लिए। अब वो चेंज कैसे होता है, कैसे हुआ, सब आपको आगे वाली वीडियो में और आगे वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अभी तक तो हमने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा वो तो एक कहानी थी कि ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ ये कैसे होता है और हमारे देश में एक बार हो चुका है और वो कैसे हुआ सक्सेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाय फ्रेंड्स।